हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए द ग्रेट रूलर सीरीज का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा। तो सीजन 2 को शुरू करने से पहले जाकर आप लोग पहला सीजन 1 फुल देख लेना ताकि आप स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो सीजन 2 की शुरुआत यहाँ इन्फिनाइट फ्लेम रेल्म से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर यानी कि ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो दोनों आपस में एक बोर्ड गेम खेल रहे थे, जो गेम काफी ज्यादा सस्पेंस भरी हुई थी। ज़ावियन की चाल के बाद मास्टर डियाब्लो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने ऐसी चाल क्यों चली? लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम किसी बारे में सोच रहे हो और वो बात तुम्हें परेशान कर रही है। चलो भी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, उसी के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है, तो बताओ क्या आखिर वो क्या बात है? ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद ज़ावियन जो कि परेशानी में था, वो मास्टर डियाब्लो से कहता है कि मास्टर डियाब्लो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। आप तो अच्छे से जानते हैं कि कैसे लुओ गॉड क्लैन इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ज़ावियन का भी इतना कहना ही था कि तभी अचानक मास्टर डियाब्लो कहता है, और मुझे पूरे यकीन है कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन ज़ावियन भूलो मत, ये डोकी कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड है। यहाँ पर कई हजारों ताकतवर फोर्सेस मौजूद है, जिनमें से सबसे ज्यादा खास 5 एंशिएंट क्लैन और 4 डिवाइन क्लैंस हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे को बैलेंस एंड चेक में रखती है ताकि कोई भी इस दुनिया पर अकेले राज ना कर सके। इन क्लैन में से जब किसी क्लैन को डिक्लाइन होता है तो उसके सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। पहला तो ये कि उस क्लैन के पास सारा के सारा टैलेंट खत्म हो जाए, या दूसरा ये कि बाकी के सारे क्लैंस मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रचे और वो उसे पूरी तरीके से कमजोर करके खत्म कर दे। यही इस दुनिया का असूल है, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। लुओ गॉड क्लैन भी ब्लड गॉड क्लैन के साथ पिछले कई अरसे से जंगे लड़ रहा है। इन दोनों गॉड क्लैंस में से एक को तो खत्म होना ही होगा, उसके बाद ही एक आगे बढ़ पाएगा। तुम हर एक चीज अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सब सुनकर ज़ावियन यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है, लेकिन मास्टर डियाब्लो, जब मैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड में पहली बार आया था तो मैं लुओ टियानशियन से मिला था और उसने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी बनाने में मदद की थी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को तो मालूम है कि डोकी कॉन्टिनेंट पर डोकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब ज़ावियन इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आया तो यहाँ पर तो कल्टीवेशन करने के लिए डोकी एनर्जी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब के टाइम मास्टर लुओ टियानशियन ने ज़ावियन की मदद की थी ताकि वो उसकी डोकी एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और चूंकि लुओ गॉड क्लैन इस वक्त खतरे में है तो ज़ावियन भी कभी एहसान फरामोशी नहीं करता और वो उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को बताते हैं कि तुम डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकते क्योंकि तुम फ्लेम एम्परर हो, तुम्हारा एक स्टेटस है जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सुनकर तो ज़ावियन को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, इसलिए वो मास्टर डियाब्लो का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर मास्टर डियाब्लो भी मुस्कुराकर कहते हैं कि यकीनन तुमने अपने दिमाग में किसी को सोच लिया है जिसकी वजह से तुम लुओ गॉड क्लैन का फ्यूचर बदलोगे। इस पर ज़ावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही समझे। ज़ावियन लुओ गॉड क्लैन की मदद भी स्लोली के जरिए करेगा और वो ये सब कैसे करने वाला है ये हमें बाद में मालूम होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी पर आ गया था, जहाँ पर हम इस लुओली को देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, और वो चलते हुए धीरे धीरे से यहाँ मुचेन के पास आ गई। मुचेन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि मुचेन भी यहाँ पर पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा था। इन्हीं की साइड पर ब्रदर कैंगशेंग और ली जुआनटोंग भी मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल भी एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। यहीं पर हम एक लड़का लड़की को देखते हैं, जहाँ लड़की का नाम मिस जाओ किंग शेंग था और लड़के का नाम मु फेंग यांग था, जहाँ दोनों ही आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इस बार का ये हंटिंग बैटल वाकई में हिस्ट्री का सबसे बड़ा हंटिंग बैटल होगा, जिसके इनाम भी काफी ज्यादा कमाल के होंगे। मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हमें जानने को मिलता है कि आज के दिन हंटिंग बैटल की शुरुआत होने वाली है, वही हंटिंग बैटल कॉम्पिटिशन जिसके बारे में हमने सीजन 1 के लास्ट में सुना था। मिस सु जुआन, सु लिंगर और मु काई भी वहीं पर मौजूद थे, जो कि इस हंटिंग बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ये सारे डिसाइपल आपस में इसी तरह की बातें तो कर ही रहे थे, तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि डीन टाइकिंग निकलकर बाहर आ गए, जो कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन थे। उन्हें देखते ही सारे के सारे डिसाइपल फौरन से उन्हें ग्रीट करते हैं। उन्हीं के पीछे एल्डर जू टियान और बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। मास्टर टाइकिंग यहाँ पर सब लोगों से बात करते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल तुम सब लोगों को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल सके। ये खास तरह की ब्लेसिंग है, अगर ये लोग इस हंटिंग बैटल में जीत गए तो इन्हें लास्ट में एम्पावरमेंट ब्लेसिंग मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन सब कल्टिवेटर्स के लेवल ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। मास्टर टाइकिंग यहाँ पर अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि वैसे भी ये तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी अरसे बाद स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन आने वाला है, जो सारे के सारे 5 मेजर एकेडमीज के दरमियान एक कंपटीशन होगा और उसमें इन लोगों की रैंकिंग डिसाइड होती है। पिछली बार कंपटीशन के रैंकिंग में नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी बॉटम में आई थी। इस बार के स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन में हम लोगों को कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर आना होगा, वरना नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी
एकेडमी से 5 मेजर एकेडमीज का टाइटल छीन लिया जाएगा। जो सुनकर तो वहीं पर मुझे मिस रैन कहने लगी कि इस बार हम जरूर जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ ब्रदर कैंग शेंग है जो कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 जीनियस है। तभी अचानक वहीं पर मौजूद यांग होंग जवाब देते हुए कहता है जैसे कि बाकी के एकेडमिक्स के पास तो कोई जीनियस ही नहीं। डीन टाइकिंग यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को बताता है कि पिछले कुछ सालों से लगातार हमारा जानी दुश्मन डीमन ड्रैगन पैलेस हमारे कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स को जान से मार रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पिछले कई बार से स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन को जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी किसी से कम है। हमारी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हजारों साल पहले बनी थी और हमने कई सारी मुश्किलें झेली है। अभी यकीनन हम इन मुश्किलों से निकल जाएंगे। मुझे अपने डिसाइपल्स पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे डीन टाइकिंग से कहने लगे कि हाँ हम अपने एकेडमी की इज्जत के लिए जरूर लड़ेंगे। जो सुनकर तो डीन टाइकिंग भी काफी जरा खुश हो गए थे। इसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगे कि जहाँ तक स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की बात है तो वो तुम लोगों को हमारी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के गार्डियन यानी कि बेमिंग ड्रैगन फिश लॉर्ड से खुद पर्सनली मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को इस हंटिंग बैटल में टॉप परफॉर्मर बनना होगा। जो सब सुनकर तुम इस स्लोली खुश होते हुए यहाँ पर मुझे से कहती है कि अगर ये बस सच है कि बेमिंग ड्रैगन फिश लॉर्ड खुद पर्सनली हमें ये एम्पावरमेंट देंगे तो फिर तो ये कमाल हो जाएगा। फिर तो मुझे पूरे यकीन है कि ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट स्पिरिचुअल लैंड की जो एम्पावरमेंट है उससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। दोस्तों ये स्पिरिचुअल लैंड की वही एम्पावरमेंट थी जो कि मुचेन को नहीं मिली थी क्योंकि मुचेन को तो स्पिरिचुअल लैंड में बीच में ही निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर बगावत का जो इल्जाम लग चुका था। इसी वजह से वो बाकी के कल्टिवेटर से पीछे रह चुका था। मगर इस बार अगर मुचेन को ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल गई तो उसकी कल्टिवेशन काफी तेजी से इंप्रूव होगी। जो सब सोचते हुए मुचेन कहने लगा कि इस बार मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मुचेन की ये बातें वहीं पर मौजूद ब्रदर कैंग शेंग और ली जुआनटोंग भी सुन रहा था, जहाँ पर ली जुआनटोंग ब्रदर कैंग शेंग से कहता है कि चाहे यहाँ पर जितने मर्जी पावरफुल कल्टिवेटर्स हो लेकिन तुम सिर्फ मेरे राइवल बनने के काबिल हो। जिस पर ब्रदर कैंग शेंग कहता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचो कि हम इतने स्पिरिचुअल क्रिस्टल कैसे इकट्ठा करें जिससे हम टॉप 3 क्वालिफाइड्स में से आ सके और उसके बाद हमें मौका मिल सकेगा पेलेंटी हॉल के 3 जनरल्स को हराने का जो कि हंटिंग बैटल का फाइनल राउंड होगा। अगर इन लोगों ने मिलकर उन 3 जनरल्स को हरा दिया तभी हर एक डिसाइपल को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल पाएगी, वरना किसी भी डिसाइपल को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट नहीं मिलनी और सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ पर ये सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे लेकिन हम ये हाउ को देखते हैं जिसके इरादे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। फिर दूसरी तरफ डीन टाइकिंग ने फिर से इस कंपटीशन को शुरू कर दिया जिसके लिए हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल लाइट रेल्म में भेज दिया गया। जिस स्पिरिट लाइट रेल्म के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कई सारे स्पिरिट किंग स्टेज के बीस्ट होंगे और उन्हें बीस्ट की बॉडी या फिर उनके आसपास स्पिरिट क्रिस्टल्स की तलाश की जा सकती है। यहाँ पर हर एक कल्टिवेटर का मिशन यही था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा कर देते। जो भी टॉप 3 कल्टिवेटर्स होंगे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा किए होंगे उन्हें मौका मिलेगा 3 गार्डियंस के साथ फाइट करने का। जिन तीनों पर ही सबकी किस्मत डिपेंड करेगी। अगर वो तीनों उन गार्डियन से हार गए तो सब लोगों की मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद बीस्ट पर हमला करते उन्हें जान से मारना शुरू कर चुके ताकि वो उनसे स्पिरिट क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सके। और ये सारे के सारे वॉरियर अलग अलग जगह पर एक दूसरे से अलग छोड़े गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन ने भी एक बीस्ट को जान से मार डाला था और वो अपने स्पिरिचुअल कंपास की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मिस लुओली को ढूंढना होगा। पता नहीं आखिर इस वक्त वो कहाँ पर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लुओली पर भी आ जाता है जो कि अकेले घूम रही थी। तभी अचानक उसे यी सुनीर की आवाज सुनाई देती है जिसे हम देखते हैं कि ही याओ और साथ ही साथ यांग होंग के साथियों ने पकड़ लिया था, जहाँ यांग होंग और उसके साथी यहाँ पर यी सुनीर को टॉर्चर करते उससे मुचेन की लोकेशन पूछ रहे थे। लेकिन मिस यी सुनीर ने तो साफ साफ मना कर दिया था। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें मुचेन की लोकेशन नहीं बताऊंगी। जिस पर तो यांग होंग उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। साथ ही सर ब्रदर याओ भी यहाँ पर यी सुनीर से कह रहा था कि आराम से बता दो वरना वैसे भी हम तुम्हें जान से मारने से नहीं कतराएंगे। हालांकि ये रूल के खिलाफ था, कोई भी स्पिरिचुअल लाइट रेल्म के अंदर किसी को जान से नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी ब्रदर याओ को इस बात की फिक्र नहीं थी। वो यहाँ पर यी सुनीर से कह रहा था कि अगर मरना नहीं चाहती तो उसकी लोकेशन बता दो वरना हम लोगों क्लब के किसी और मेंबर को पकड़कर टॉर्चर करेंगे और उससे मुचेन की लोकेशन तलाश करवाएंगे।
मिस ये सुनीर के मना करने पर ब्रदर याओ अपने एक साथी को उससे मारने का इशारा करता है, जहाँ पर अब देखते हैं कि वो अपनी तलवार लेकर ये सुनीर पर भी हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर मिस लुओली पहुंच गई, जो कि आते साथ ही फौरन से अपने स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को मिस ये सुनीर से दूर कर देती है। जहाँ वो मिस ये सुनीर को बचाते हुए ब्रदर याओ से कहती है कि ही याओ आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर ब्रदर याओ तो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं, बस ये सुनीर के साथ मजाक ही कर रहा था, तुम तो बिला वजह ही सीरियस हो गई। इस पर मिस लुओली कहती है कि बकवास मत करो, अगर मैं यहाँ पर वक्त पे ना आती तो तुमने तो ये सुनीर को ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। यंग होंग भी यहाँ पर ब्रदर याओ का साथ देते हुए कहता है कि तुम बिला वजह के इल्जाम हम पर ना लगाओ, बल्कि उल्टा तुमने हम पर हमला किया है, और चूंकि तुमने हम पर हमला किया है अब तो हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। अगर तुम चाहती हो कि हम इस बात को बुला दे फिर तो उसके लिए मुझे को यहाँ पर आकर अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगनी होगी। मिस लुओली यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनते हुए समझ गई थी कि यकीनन ये दोनों कभी ने कोई ना कोई प्लानिंग करके आए हैं, वरना इन्हें भी बाकी के डिसाइपल्स की तरह स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने चाहिए थे, लेकिन देखो ये लोग मोचन की तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यांग होंग यहाँ पर मिस लुओली से कहता है कि तुम्हारे पास ये बर्डन ये सुनीर है, तुम इसके होते हुए तो यहाँ से नहीं भाग पाओगी, इसलिए वो अपने साथियों को मिस लुओली पर हमला करने का बोल देता है, जो सुनकर मिस लुओली भी यहाँ पर ये सुनीर को नीचे की तरफ रखते हुए अपनी तलवार लेकर फिर से उन वॉरियर्स पर हमला करने लगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लुओली तो अपनी लुअस सोर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही थी और वो अकेले यहाँ पर इन सब पर बारी पड़ रही है। ये सब लोग मिलकर भी मिस लुओली को नहीं हरा सकते थे और ये बात इन्हें भी अच्छे से मालूम थी, इसलिए हम देखते हैं कि ब्रदर याओ फिर से ये सुनीर पर ही हमला करने की कोशिश करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए मिस लुओली फिर से जंप करते हुए मिस सुनीर के सामने आ गई थी। सबको अब मिस लुओली की कमजोरी के बारे में मालूम हो जाता है कि मिस लुओली को कैसे हराना है, इसलिए हम देखते हैं कि ब्रदर याओ ने यहाँ पर यांग होंग को इशारा कर दिया था कि आगे बढ़ो, जो सभी मिस लुओली की तरफ आने लगे थे। ये देखकर मिस लुओली भी ये सुनीर को अपनी गोद में उठाकर फौरन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगी। अगर मिस लुओली अकेले होती तो उसके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं था, मगर चूंकि मिस लुओली के हाथ में भी सी सुनीर भी पड़ी हुई है जो कि इस वक्त बेहोश थी, तो उसकी वजह से मिस लुओली को मुश्किल आ रही थी और इन सब लोगों ने मिस लुओली को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर तो मिस लुओली सुनीर को हवा में उछालते हुए फिर से यहाँ सब लोगों पर हमला करते हुए अपने रास्ते से हटा देती है। मगर जब वो ये सब करने में मसरूफ थी तो इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि ब्रदर याओ ने भी फिर से अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए मिस लुओली पर हमला कर दिया, जो अटैक इतना सारा फास्ट था कि मिस लुओली उसे देख नहीं पाई और हम देखते हैं कि उस डैगर की वजह से यहाँ मिस लुओली के कंधे पर चोट लग चुकी थी। ब्रदर याओ दूसरी तरफ मिस लुओली को बताता है कि इस डैगर के अंदर पॉइजन लगा हुआ था, यानी कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन इंटर कर चुका है, अब तुम जल्दी पॉइजन से मारी जाओगी। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मैं इसका एंटीडोट तुम्हें दे सकता हूँ, बदले में बस तुम्हें सिर्फ मुझे मुचेन की लोकेशन बतानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लुओली इसके लिए एग्री नहीं होती और वो फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। ये देखकर तो ब्रदर याओ को काफी गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो, जो कहती है वो अपने डैगर से लुओली पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि उसके बाकी के सारे साथियों ने भी एक साथ मिस लुओली पर हमला बोल दिया था, जो सारे अटैक तेजी से मिस लुओली की तरफ आ रहे थे। मिस लुओली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से हवा में जंप कर देती है, जिसके बाद उसने अपने सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ इस पहाड़ी की जमीन पर ही हमला कर दिया। इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था और जब धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि मिस लुओली वहाँ से सुनीर को उठाकर भाग चुकी थी, जिस पर तो ब्रदर याओ गुस्सा होते हुए कहता है कि फौरन उसे ढूंढो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लुओली पर आ गया था, जो कि मिस सुनीर को उठाकर यहाँ केव में आ चुकी थी और वो ये सुनीर की तरफ देखते हुए कह रही थी कि ब्रदर याओ तो एक नंबर का कमीना है, आखिर उसने ये सुनीर पर इस तरह से अटैक क्यों किए होंगे, वो ये सुनीर को क्या जान से मारना चाहता था, पर ये तो रूल्स के खिलाफ है, क्या उसे एकेडमी की पनिशमेंट से डर नहीं लग रहा, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है और उसे मुचेन की ही तलाश क्यों है। मिस लुओली यहाँ पर इसी तरह के सवाल कर ही रही थी, तभी अचानक उसे कीव के अंदर किसी के आने की हट सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो फिर से अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो गई, जहाँ वो लास्ट मोमेंट पर फिर से हमला कर देती है और उसे अचानक से देखने को मिला कि ये तो कोई और नहीं बल्कि मुचेन था, जिसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को ब्लॉक कर दिया था और वो कह रहा था कि लुओली आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम अपने ही हस्बैंड को जान से मारना चाहती हो। मिस लुओली तो उसकी ये बात सुनकर अपनी तलवार को गायब कर देती है। उसके साथ ही मिस लुओली की हालत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, जो देखकर तो मुचेन फिर से उसके पास आते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने जहर दिया है, क्या तुमने इसका एंटीडोट भी हासिल कर लिया है। जिस पर दूसरी तरफ मिस लुओली मुचेन से कहती है कि जरा फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी एंटी पॉइजन पिल खा ली है, जहर का असर थोड़ा स्लो हो चुका होगा। लेकिन मुचेन तो जहर की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, इसका एंटीडोट ढूंढना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए मुचेन ने यहाँ पर मिस लुओली के कंधे का जख्म देख लिया था, साथ ही साथ वो वहीं पर मौजूद ये सुनीर की भी हालत देख लेता है, जिससे मुचेन को सब कुछ समझ आ गया और वो मिस लुओली और ये सुनीर का बदला लेने के लिए वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी लुओली मुचेन को रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, हम ब्रदर याओ के साथ अपने हिसाब बाद में चुकता कर लेंगे, फिलहाल तुम्हें इस हंटिंग बैटल पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल कर सको। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे स्पिरिट
क्रिस्टल्स इकट्ठा करने होंगे। मुझे मैं नहीं चाहती कि स्पिरिचुअल रोड की तरह तुम इस बार की भी एम्पावरमेंट के मौके को खो दो। अभी भी स्लोली ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक मुझे अपने मुंह को यहाँ उसके कंधे पर लगाकर उसके अंदर से जहर को बाहर की तरफ चूसने लगा, जिससे मिस स्लोली की कंडीशन फिलहाल कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाती है। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर मिस स्लोली से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि ये उनका कोई ट्रैप है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जाऊंगा बिल्कुल स्पिरिचुअल रोड की तरह। मिस स्लोली भी समझ गई थी कि मुझे ने फैसला कर लिया है, इसलिए वो मुझे से कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ब्रदर याओ और उनके साथियों पर आ चुका था, जहाँ ब्रदर याओ गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम सबके सब लूजर्स हो, जो कि एक जख्मी लड़की को भी ढूंढ नहीं पाए, वो भी तुम लोगों की शिकंजे से बच गई, आखिर तुम लोग कितने सारा गिरे हुए हो। वो भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वो अपने ऊपर किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है, जहाँ देखने पर हमें जानने को मिलता है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि मुचेन था, जो कि इनके ऊपर पहुंच चुका था और उसने यहाँ अपने ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से इन पर हमला कर देता है। जिस सिर्फ एक ही अटैक में मुचेन ने वहाँ पर ज्यादातर डिसाइपल्स को तो पछाड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन गुस्से में तेजी से ब्रदर याओ पर अटैक्स करना शुरू कर चुका था। सती सर वो अपने स्फीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि चलो भी अब उस जहर का एंटीडोट मुझे दे दो। यंग होंग तो यहाँ पर मुचेन को देखकर कहता है कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम खुद ही हमारे पास चलकर आ गए, ये तो अच्छा हो गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर याओ के सारे साथी तेजी से मुचेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मुचेन अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए सबको दो रहा था। इवन कि हम देखते हैं कि ब्रदर यंग होंग भी एक बार फिर से अपने एंशिएंट टाइगर ड्रैगन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये स्पिरिट ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मुचेन ने सिर्फ एक ही स्पीयर अटैक के अंदर उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। साथ ही सर मुचेन यहाँ तेजी से यंग होंग की बुरी तरीके से धुलाई करते उसके पेट पर एक जोरदार किक करते उसे पीछे चट्टानों पर दे मारता है, जिसके बाद मुचेन ने दूसरी तरफ फुल रफ्तार से वहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स को भी पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस स्लोली को भी मुचेन की फिक्र हो रही थी और वो ये सुनील के साथ तेजी से उसी की तरफ आ रही है, ताकि अगर मुचेन को उसकी जरूरत पड़े तो उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन ने ऑलमोस्ट वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल्स को अकेले ही हरा दिया था, बस सिर्फ आखिर में ब्रदर याओ रह चुका है, जिसकी तरफ वो अपने स्पीयर को तानते हुए कहता है कि चलो अब वो एंटीडोट मुझे दे दो, लेकिन ब्रदर याओ ने तो मना कर दिया था, जो सुनकर तो मुचेन गुस्से से अपने स्पीयर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन ब्रदर याओ उसके अटैक को डॉज कर चुका है। ये देखकर मुचेन अपने जोरदार पंच के साथ भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मुचेन का ये पावरफुल पंच काफी जरा खतरनाक था, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ब्रदर याओ भी हेवनली रैंकिंग लिस्ट में 5th पोजीशन पर आता है, तो वो भी कुछ कम नहीं, उसने सिर्फ एक हाथ से मुचेन के पंच को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो मुस्कुरा भी रहा था, जो देखकर तो मुचेन अपनी वेन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पीयर को वापस से यहाँ ब्रदर याओ की तरफ खींच लाता है, जिसे तो ब्रदर याओ ने तीसरी के साथ अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो मूव करते हुए फिर से मुचेन के पीछे आकर उसे एक जोरदार हिट कर देता है, जिस हिट के कारण मुचेन तो घसीटता हुआ पीछे की तरफ आ गया था। यहाँ पर ब्रदर याओ मुचेन के सामने आते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी तुम्हें इतनी जरा इंटरेस्टेड क्यों है, उन्हें तुमसे क्या चाहिए, मुझे तो तुम्हें कोई भी खास बात दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ मुचेन उसकी ये बातें सुनकर कहता है तो इसका मतलब कि तुमने होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ हाथ मिला लिया है, यानी कि तुम नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ गद्दारी करने वाले हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इसकी वजह से तुम्हें नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा? जिस पर तो ब्रदर याओ यहाँ पर हंसते हुए अपने डैगर्स के साथ मुचेन पर तेजी से हमला करने लगा और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही तेज फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर मुचेन तेजी से मूव करते उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था और ब्रदर याओ से बता रहा था कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी मुझे निकाल दे। वैसे भी इस एकेडमी के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और वैसे भी ऊपर के एकेडमीज में जाने की आखिर क्या शर्म। एक कल्टिवेटर होने के नाते मुझे बस सिर्फ अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर सकूं। मुझे नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ वफादारी या फिर उसकी इज्जत का बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये तुम जैसे बेवकूफ लोगों का काम है। ये सारी बातें इस तेज फाइट के दौरान चल रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन तो अपने सल्लू और डेथ वार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर याओ के सारे डैगर्स को ब्लॉक कर देता है, मगर दूसरी तरफ ब्रदर याओ फौरन से मुचेन के पास आकर उसकी पीठ में एक जोरदार पंच कर चुका था। साथ ही साथ वो मुचेन से कहने लगा कि मुचेन अगर मैंने तुम्हें चांद से मार डाला तो उसके बाद मुझे होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी में पोजीशन मिल जाएगी। ये सब बोलते हुए यहाँ पर मुचेन को पीटते हुए उसे एक जोरदार पेट में किक कर देता है। दूसरी तरफ मुचेन को भी समझ आ गया था कि ब्रदर याओ को ये काम यकीनन जी जुआन ने दिया है, जो कि इस वक्त होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओ यहाँ पर मुचेन को खत्म करने
के लिए फिर से अपनी क्रेन डिवाइन आर्ट फेदर फॉल स्लैश ऑफ द हेवन टेक्निक को क्रिएट करके मुचेन पर हमला कर चुका, जो कि एक डिवाइन कैटेगरी की जानलेवा टेक्निक थी। इससे हिट होकर मुचेन फिर जमीन पर जा लगा, जहां तब तक भी स्लोली और ये सुनीर भी पहुंच गई और वो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रदर याओ को तो खुशी हो रही थी, उसे लग रहा था कि शायद उसने मुचेन को जान से मार डाला है, मगर जैसे ही धुआं हटा हम देखते हैं कि मुचेन जिंदा सलामत था, बल्कि उसकी बॉडी के आसपास थंडर लाइटिंग एनर्जी इकट्ठा होने लगी। सती सर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अब तुम्हें नहीं बचाया जा सकता, तुमने मिस लोली को पॉइजन दिया, ये सुनीर को इंजर्ड किया, और साथ ही साथ बाहर की एकेडमी के साथ हाथ मिलाकर अपनी एकेडमी के साथ तुमने गद्दारी की है, अब तो मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर मुचेन ने काफी कूल तरीके से फिर से अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिस थंडर बॉडी टेक्निक की वजह से यहाँ पर मुचेन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक हाफ मास्क आ चुका था। साथ ही साथ मुचेन की बॉडी ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो चुकी थी, यानी कि उसकी बॉडी पर ज्यादातर अटैक्स काम नहीं करेंगे। ये देखकर तो ब्रदर याओ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे पास थंडर बॉडी कैसे आ गई, ये तो इम्पॉसिबल है। इवन कि ब्रदर कैंगशेंग ने भी कई बार थंडर बॉडी को मास्टर करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार इसमें फेल हो गया। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम इस डिवाइन आर्ट को कैसे मास्टर कर सकती हो, ऐसा नहीं हो सकता। इवन कि मिस लोली और ये सुनीर भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन यहाँ पर गुस्से के साथ ब्रदर याओ से कहने लगा कि याओ तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। जो सुनकर तो ब्रदर याओ यहाँ पर आखिरी कोशिश करते हुए फिर से मुचेन के पास आकर उसे जोरदार पंच करने की कोशिश करने लगा, ताकि शायद वो मुचेन को हरा सके। इसी सोच में उसने मुचेन पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। वो मुचेन से कह रहा था कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास थंडर बॉडी आ चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पास अगर ये थंडर बॉडी है फिर भी मेरी कल्टिवेशन तुमसे ज्यादा है, मैं ऑलमोस्ट हाफ स्टेप हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज में इंटर करने वाला हूँ, तुम्हारी कल्टिवेशन मेरे सामने काफी ज्यादा कम है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए लगातार मुचेन पर हमले करते जा रहा था, लेकिन उसका कोई भी अटैक मुचेन की बॉडी पर असर नहीं कर रहा। मुचेन तो ऐसे खड़ा था जैसे कि उससे कुछ भी फर्क नहीं महसूस हो रहा, उसे तो बस सिर्फ गुदगुदी हो रही थी। मुचेन फिर से अपने पंच को तैयार करते हुए यहाँ ब्रदर याओ के फेस पर दे मारता है, जो पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ब्रदर याओ उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन मुचेन रुकता नहीं, बल्कि वो तेजी से उसके पीछे जाते हुए यहाँ एक के बाद एक पंच उस पर मारने लगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन का हर एक थंडर पंच ही काफी ज्यादा खतरनाक था। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि मुचेन इस पंच से पूरे के पूरे पहाड़ को शैडर कर रहा था। साथ ही साथ मुचेन के पास इस वक्त बिजली की रफ्तार थी, वो इतनी तेजी के साथ मूव कर रहा था कि वो एक सेकंड में 100 अटैक्स कर रहा है, जिन अटैक्स के कारण ब्रदर याओ तो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुचेन आज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर याओ का किस्सा खत्म करने के लिए मुचेन ने अपना फाइनल अटैक उस पर चल दिया था, जिस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी ब्लास्ट हो गया। मिस सुनीर तो ये देखकर खुश होते हुए यहाँ पर मुचेन को चीयर करते हुए कह रही थी कि वाओ मुचेन तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, जबकि मिस लुओली भी यहाँ पर मुचेन को इस तरह से फाइट करते हुए देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओ लगातार खून की उल्टियां करता जा रहा था और मुचेन उसके सामने कूल तरीके से खड़ा है, जहाँ पर ब्रदर याओ अपनी आखिरी कोशिश करते हुए मुचेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि थंडर बॉडी के बाद तुम मुझे जान से मार डालोगे, अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। और ये कहती ब्रदर याओ ने फिर से वहाँ पर अपनी क्रेन गॉड डिवाइन टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसमें हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हेवनली डीमन क्रेन को समन कर लेता है, जो कि अर्थ बीस्ट रैंकिंग लिस्ट में 26 रैंक पर आता था। ये बीस्ट वैसे तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन दूसरी तरफ मुचेन के पास भी उसका जिन्यू बर्ड है, जिसे मुचेन एक ही हाथ के इशारे से फौरन बाहर की तरफ बुलवा चुका। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही पावरफुल बीस्ट सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए और इनके टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ब्रदर याओ पूरी तरीके से हार चुका था। मुचेन ने उसकी छाती पर पैर रखा हुआ है, जहाँ पर मुचेन अपने थंडर पंच को तैयार करते हुए ब्रदर याओ से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती है मुचेन ने ब्रूटली फिर से अपने फाइनल थंडर पंच के साथ ब्रदर याओ पर हमला कर दिया, जो अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मुचेन ने यहाँ पर ब्रदर याओ की जान ले ली। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत दोबारा से यहाँ पर इनफिनाइट फ्लेम रेल्म से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर ज़्यामियन और मास्टर याओ आपस में बोर्ड गेम खेल रहे थे। और हर बार ये देखकर तो अब मुझे ज़्यामियन पर हंसी आने लगी है। ऐसा लगता है कि मास्टर याओ और ज़्यामियन दोनों ही रिटायर हो चुके हैं और अब वो सारा दिन बस यही गेम्स खेलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गेम को खेलते खेलते अचानक से ज़्यामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये लड़की बीना, जो कहते हुए वो साइड की तरफ देखते हैं और हमें यहाँ पर एक वर्म होल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक लड़की तेजी से यहाँ इनफिनाइट फ्लेम रेल्म की तरफ बढ़ रही थी। सती सर वो कह रही थी कि फादर मैं आ गई, और ये कहती वो सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते उसके अंदर से निकलकर बाहर आ गई, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि बैटल थ्रू द हेवन के अंदर जो ज़्यामियन की क्यूट बेटी थी ज़्याओ ज़्याओ, ये वही है। और अब वो बड़ी हो चुकी थी, जो कि बाहर की तरफ आती है यहाँ पर सबसे पहले मास्टर याओ और ज़्यामियन दोनों को ग्रीट करती है। दूसरी तरफ
ज़्यामियन ज़्याओ को देखते हुए कहता है कि ज़्याओ, तुमने तो अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता तुम सेक्लूशन से बाहर नहीं आओगी। जो सुनकर तो ज़्याओ मुंह बनाते हुए कहती है कि हर वक्त कल्टिवेशन करते हुए बस सिर्फ लेवल पर लेवल ब्रेक थ्रू करना, आखिर इसमें क्या ही मजा है, ये काम काफी बोरिंग है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इतनी सारी कल्टिवेशन का करूंगी क्या। ये सब बोलते हुए ज़्याओ फौरन से मास्टर डियाओलो के पास आते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर मैंने सही कहा ना। जिस पर मास्टर डियाओलो बेचारा आखिर क्या ही कहता है। दूसरी तरफ ज़्याओ मास्टर डियाओलो को पंसाते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर आपने मुझसे पिछली बार एक हेमली स्पिरिचुअल एलेक्सर का प्रॉमिस किया था, तो बताइए कि आखिर वो कहाँ पर है। इस पर दूसरी तरफ ज़्यामियन ज़्याओ को डांटते हुए कहता है कि जरा तमीज से, वो तुमसे बड़े हैं तो रिस्पेक्टफुली पेश आओ। ये सुनकर तो ज़्याओ थोड़ी सी उदास हो गई थी और उसका मुंह बन गया। मास्टर डियाओलो भी उसके ये चेहरा देखकर कहते हैं कि ज़्याओ तुम हमेशा से एक बच्ची हो और बच्ची ही रहोगी। पर खैर अब वो यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए जाते जाते भी वो ज़्यामियन से कहते हैं कि ज़्यामियन तुम चाहे जो मर्जी कदम उठाओ, बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी की जाल में ना फंस जाओ। और ये कहती मास्टर डियाओलो फौरन वहाँ से गायब होकर चले गए। जो देखकर तो ज़्याओ मुंह बनाते हुए फादर से सवाल करके पूछती है कि आखिर ये ग्रैंड मास्टर जब भी मुझे देखते हैं तो ये भागकर क्यों चले जाते हैं। जिस पर ज़्यामियन हंसते हुए कहता है कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तो तुमने उनसे ले लिया है। जब भी तुम उनके पास आती हो कुछ न कुछ मांगती ही रहती हो, तो वो आखिर तुम्हें देखकर भागी क्यों ना। जिस पर ज़्याओ भी क्यूट एक्टिंग करते हुए कहती है कि इतनी कंजूसी आखिर किस काम की, वैसे भी उनका जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है, वो ये चीजें और किसके लिए बचा रहे होंगे। अब ये सब बोलते हुए ज़्याओ फौरन से अपने फादर के पास भी आ गई थी और वो फादर से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे आप ग्रैंड मास्टर से किस बारे में बातें कर रहे थे। जिस पर ज़्यामियन ज़्याओ को बताता है कि मैं ग्रैंड मास्टर से इसी बारे में बात कर रहा था कि मैं तुम्हें एक जबरदस्त से मजेदार मिशन पर भेजने वाला हूँ। ये सुनकर तो ज़्याओ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे लगता है कि शायद ज़्यामियन उसे यही मिशन देगा कि कैसे उसे लुओ गॉड क्लैन की मदद करनी है। ज़्याओ तो एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि अब कमाल के फादर है, आखिरकार मुझे अपने स्किल्स कहीं पर तो दिखाने का फायदा होगा। फिर तभी अचानक बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर क्वीन मेडुसा की आवाज सुनाई देती है, जो कि ज़्याओ को डांटते हुए कह रही थी कि जब तक तुम सोवरेन लेवल में नहीं पहुंच जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो तुम इनफिनाइट रेल्म से अगले 3 साल तक बाहर नहीं जा पाओगी। जो सब सुनकर तो एक बार फिर से ज़्याओ उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए कहती है लेकिन ऑलमोस्ट मैं सोवरेन स्टेज तक तो पहुंच ही चुकी हूँ, अब तो मुझे कुछ मजेदार करने दो। दूसरी तरफ ज़्यामियन ज़्याओ को समझाते हुए कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी मॉम का गुस्सा कितना खतरनाक है। जिस पर ज़्याओ मुंह बनाते हुए कहती है कि सिर्फ जुनी मॉम ही मुझे सच में प्यार करती है, जबकि मेरी असली मॉम तो जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती है। ये सब बोलते हुए ज़्याओ वहां से चली गई, जबकि ज़्यामियन भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट कर वापस से यहाँ नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के उसे हंटिंग बैटल पर आ जाता है, जहाँ पर हम सबसे पहले ली जुआनटोंग और ब्रदर कैंगशेंग को देखते हैं, जिन्हें इस बात के बारे में मालूम हो चुका था कि मुचिन ने कैसे ब्रदर याओ को जान से मार डाला है, जबकि बाकी के सारे डिसाइपल्स को भी मालूम हो जाता है कि ब्रदर याओ एक गद्दार था और इसी वजह से मुचिन ने उसे जान से मार डाला। लेकिन अब सब लोगों को फिक्र भी हो रही थी कि आखिर 3 जनरल्स के साथ फाइट कौन करेगा, क्योंकि सु जुआन और जू हुआंग तो पहले ही एक स्पिरिट किंग के बीस्ट के साथ फाइट करते हुए इंजर्ड हो चुके थे। मुलिंग कहता है कि ली जुआनटोंग और ब्रदर कैंगशिन के अलावा हमारे पास मुचिन भी मौजूद है, लेकिन मुचिन के पास तो अभी काफी कम स्पिरिट क्रिस्टल्स है, जिसकी वजह से उसका रैंक भी कम था और अगर वो वक्त रहती टॉप 3 के अंदर इंटर नहीं हो पाया तो वो ब्रदर कैंगशिन और ली जुआनटोंग की मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हंटिंग बैटल में जितने भी डिसाइपल्स है उन सब की मेहनत जाया हो जाएगी। इनमें से किसी को भी स्पिरिचुअल लाइट इंपावरमेंट की ताकत नहीं मिलने वाली, जो कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जल्दी स्पिरिचुअल एकेडमी का कंपटीशन आने वाला है जिसमें 5 मेजर एकेडमीज आपस में बैटल करेंगे और उसके लिए अगर नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले कमजोर हुए तो वो लोग आखिर उस कंपटीशन में कैसे जीतेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंसिल चेंबर से डीन टाइकिंग और बाकी के सारे एल्डर्स भी ये सब होता हुआ देख रहे थे और वो भी इसी बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ एल्डर जुटियान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्सा तो ये कह रहा था कि होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी ने ये अच्छा नहीं किया, हमें उनसे इस बारे में जस्टिफिकेशन लेनी चाहिए। जिस पर मास्टर मुयो मना करते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं। एल्डर मुयो असल में पेलेंटी हाल के हाल मास्टर थे और वो यहाँ पर एल्डर जुटियान से कह रहे थे कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हमने हियाओ को जिंदा भी पकड़ लिया होता और वो गवाही भी देता उनके खिलाफ तब भी वो इस बात को कबूल ना करते, पर अब तो हियाओ मर भी चुका है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं, तो वो आखिर इस बात को क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर एल्डर जुटियान गुस्सा होते हुए कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हाथ पर हाथ रखे दरे बैठे रहे। जिस पर मास्टर मुयो जवाब देते हुए कहता है कि यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, सिर्फ ताकत ही असली कानून है, कोई भी रूल्स या रीजन
दुश्मन मायने नहीं रखते जब तक आप ताकतवर हो। एल्डर सूटियान भी जानता रहा कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी के एल्डर्स भी उससे एग्री करते थे और इसलिए वो सब लोग यहाँ डीन टाइकिंग से बात करते हुए कहते हैं कि हमारे डिसाइपल्स को भी खुद को ताकतवर करना होगा, जिसके लिए उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइट इंपावरमेंट इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर हम लोग अगले स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन के दरमियान टॉप 3 में नहीं आ पाएंगे और हमसे 5 मेजर एकेडमीज का टाइटल छीन लिया जाएगा। जिस पर एल्डर सूटियान कहता है कि जू हुआंग और मिस सुजुआन पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं, जबकि हियाओ मारा जा चुका है। हम लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ मुचेन है। जिस पर वहीं पर मौजूद एक एल्डर कहता है लेकिन अभी मुचेन के पास उतने स्पिरिट क्रिस्टल्स नहीं कि वो 3 जनरल्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर सके, या तो हमें रूल्स में थोड़े बहुत चेंज करने होंगे। जिस पर डीन टाइकिंग मना करते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस कंपटीशन के रूल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, यही यहाँ का कानून है। जिस पर तो एल्डर सूटियान भी मुंह पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम हमेशा जिद्दी थे और जिद्दी ही रहोगे। दूसरी तरफ डीन टाइकिंग बताता है कि पिछले हजारों साल से ये स्पिरिचुअल नॉर्थर्न हेवन एकेडमी यहाँ पर है और कभी भी किसी के लिए हमने अपने रूल्स को चेंज नहीं किया। आगे भी ये रूल्स किसी के लिए नहीं बदले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे डिसाइपल्स के लिए ये जरूरी है। मुझे इनको अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी खुद ही हासिल करनी होगी। अब सिर्फ किस्मत ही डिसाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है। जिस पर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे एल्डर्स निराश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से तो किसी को भी स्पिरिचुअल लाइट इंपावरमेंट नहीं मिलेगी। उन्हें नहीं लगता था कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाएगा, मगर तभी अचानक इन्हें वहाँ पर एक और एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये आवाज सुनते ही हम लोगों को यहाँ पर कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन थंडर रेल में कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और एक बुढ़ाऊ एल्डर उसे ये कल्टिवेशन करता हुआ देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थंडर को कंट्रोल करते उसकी कल्टिवेशन में मदद कर रहा है। पर ये बुढ़ाऊ एल्डर कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से स्पिरिचुअल लाइट रेल में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन ने मिस लोली को ऑलरेडी एंटीडोट दे दिया था। साथ ही सर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हील करने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस लोली कह रही थी कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि ब्रदर याओ आखिर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे जी सुआन ने तुम्हें मारने की सिपारी दी थी। जिस पर मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार स्पिरिचुअल एकेडमीज का कंपटीशन शुरू हो जाए उसके बाद मैं जी सुआन के साथ अपना सारा के सारा हिसाब चुकता कर लूंगा। ये सब बोलते हुए मुचेन ने यहाँ पर मिस लोली को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। मुचेन उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो गया, अब तुम कैसा फील कर रही हो। जिस पर मिस लोली जवाब देते हुए कहती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, साथ ही साथ मुझे स्पिरिचुअल लैंड में तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो दिन याद आ गए, तब भी तुम मेरा ऐसा ही ख्याल रखते थे। जिस पर मुचेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ बस सिर्फ इतना फर्क है कि तब तुम मुझे जान से मारना चाहती थी। इस पर मिस लोली मुस्कुराते हुए कहती है कि तब के टाइम मुझे लगता था कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई तो मैं अपने कल्टिवेशन के रास्ते से भटक जाऊंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। जिस पर मुचेन उसे दोबारा से टीज करते हुए कहता है क्यों मेरी जान, अब तुम क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, अभी तो तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। ये सब वो प्यार से बोल रहा था। जिस पर मिस लोली भी कहती है कि तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। जो सब बोलते हुए मिस लोली यहाँ पर अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर देखती है कि मुचेन का तो स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में 15 रैंक था और वो ये देखकर परेशान होने लगी। जिस पर मुचेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी टॉप 3 में आ जाऊंगा। लेकिन मिस लोली उसे बताती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं, बस मुझे सिर्फ एक मुश्किल काम करना होगा। मिस लोली समझ गई थी कि मुचेन एक स्पिरिट किंग लेवल की बीस्ट को मारना चाहता है, जो कि एक हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के पीक लेवल जितना ताकतवर होता है। इवन कि स्पिरिट किंग लेवल के बीस्ट को तो मिस सुजुआन और जू हुआंग दोनों मिलकर भी नहीं मार पाए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक स्पिरिट किंग बीस्ट पर आ जाता है, जो कि 2 डिसाइपल्स पर हमले कर रहा था। एक मिस जाओ थी और दूसरा ब्रदर मू फेंग था। ये दोनों भी यहाँ पर इसी प्लानिंग के साथ आए थे कि हम स्पिरिट किंग बीस्ट को हरा देंगे और इस तरह जल्दी से टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। मगर ये स्पिरिट किंग बीस्ट तो काफी ज्यादा डेंजरस था और वो दोनों चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उल्टा उन दोनों की जान जाने वाली थी। और तभी अचानक यहाँ पर मुचेन और मिस लोली भी पहुंच गई, चुके उन दोनों डिसाइपल्स को संभालते हुए यहाँ पर उन्हें साइड पर लाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुककर आराम करो, हम दोनों तब तक स्पिरिट किंग बीस्ट को देख कर आते हैं। जिस पर मिस तो उन्हें मना करते हुए कहती है कि हम भी इसी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन ये स्पिरिट किंग लेवल का बीस्ट कम से कम भी कंप्लीटेशन हेवन स्टेज के पीक पर होगा, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस आइडिया को छोड़ दो, हम दोनों भी मरते मरते बचे हैं। जिस पर मुचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये बोलते हुए मिस लोली और मुचेन यहाँ पर उसी स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो कि केव के बाहर गार्डियन की तरह खड़ा था और वो इन दोनों को देखते ही गुस्से के साथ दौड़ने लगता है, जिसके
उसके धारने का ही प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था। मिस लूली तो स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो ब्रदर याओ से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, आखिर हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ थंडर रेल में थंडर बॉडी ही हासिल नहीं की, मैंने वहां पर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से मैं अब हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली लेवल पर पहुंच चुका हूँ। हम दोनों जरूर जीतेंगे, तुम बस सिर्फ भरोसा रखो। और ये कहती ये दोनों तेजी से उस स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ भागने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी ये देखकर फौरन कुछ चट्टानों को बाहर की तरफ निकालते हुए इनकी तरफ थ्रो करना शुरू कर चुका, जिन्हें ये दोनों डॉज कर रहे थे। इवन की मुचिन ने अपने सल्लू और डेथ मार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन के अंदर से कुछ चट्टानों को निकालते उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर तो मिस लूली फौरन से अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते उस चट्टान को तोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन ने भी अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था और ये दोनों ही अपने अपने वेपन के साथ स्पिरिट बीस्ट किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुचिन देखता है कि इनके वेपन्स का तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, साथ ही वो अपने हाथों को यहाँ पर नाइफ क्रिस्टल्स की तरह कन्वर्ट करते हुए तेजी से मुचिन और मिस लूली पर अटैक्स करना शुरू कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा तेज है, जो सब देखते हुए मिस लूली हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बीस्ट की बॉडी इतनी सारा वजनी है, लेकिन फिर भी ये इतना सारा तेज कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि वो मिस लूली को चोट पहुंचाने वाला था, तभी मुचिन अपने स्पिरिचुअल वाइन्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक चट्टान को पकड़ते हुए तेजी के साथ उस बीस्ट की तरफ थ्रो कर देता है, जो अटैक सीधे जाकर उस स्पिरिट बीस्ट किंग की बॉडी पर जा टकराया था और वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। मुचिन भी इसी मौके का फायदा उठाकर लूली को फौरन वहाँ से बाहर निकाल लेता है, मगर नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उस स्पिरिट किंग बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा वो अपने लेजर बीम से यहाँ इन दोनों पर हमले करने लगा, जिन्हें ये दोनों डॉज करते वहाँ से थोड़ा दूर आकर एक चट्टान के पीछे सांस लेने के लिए छुप गए थे। मगर यहाँ पर मुचिन देखता है कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट इन लोगों को फॉलो करते हुए इनके पीछे नहीं आ रहा, बल्कि वो वापस से अपनी केव की तरफ चला गया, जिस पर मुचिन को लगता है कि यकीनन इस केव के अंदर कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स होंगे, जिन्हें ये स्पिरिट किंग बीस्ट गार्ड कर रहा है और इसी वजह से हमारे पीछे नहीं आ रहा। मिस लूली कहती है लेकिन ये काफी सारा चलाक है, आखिर हम अंदर जाएंगे कैसे? मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस लूली और मुचिन एक बार फिर से उस स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर तो वो स्पिरिट किंग बीस्ट एक बार फिर से भड़क गया और वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूली ने उसे खुद के साथ उलझा दिया था, जबकि मुचिन उसी मौके का फायदा उठाते हुए फिर से यहाँ पर उस केव की दोनों साइड पर एक एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो करने के बाद मुचिन जंप करते हुए फिर से यहाँ पीछे वापस से मिस लूली के पास आ गया था और वो इशारा करते हुए कहता है कि अभी हमें इस केव के अंदर जाना होगा, जो सुनकर हम देखते हैं कि लूली और मुचिन दोनों ही तेजी से केव की ओपनिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो स्पिरिट बीस्ट किंग भी फिर से इनके सामने आकर इनका रास्ता रोक लेता है, जहाँ उसने अपने लेजर बीम अटैक को चार्ज करके फिर से इन पर हमला कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन और मिस लूली फिर से जंप करते उस अटैक को डॉज कर चुके और मुचिन भी यहाँ पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो फिर से अपने फॉर्मेशंस के वाइन्स को एक्टिवेट करके यहाँ पर मिस लूली और खुद को दोनों को जकड़ते हुए तेजी के साथ उस केव के अंदर थ्रो कर चुका। ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि उस स्पिरिट किंग बीस्ट को मौका ही नहीं मिला और वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मिस लूली और मुचिन पहुंच गए थे और वो अंदर की तरफ आते हुए देखता है कि वहाँ पर तो ट्रेजर्स की भरमार थी, कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स वहाँ पर मौजूद थे, जो सब देखते हुए मुचिन कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर वो स्पिरिट किंग बीस्ट दरवाजे से हिल क्यों नहीं रहा था। मिस लूली भी खुश होते हुए मुचिन से कहती है कितने सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स के साथ तो तुम आसानी से टॉप 3 में पहुंच जाओगे और 3 जनरल्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर पाओगे, जिस पर मुचिन भी हमें जवाब देता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी फिर से केव के अंदर आ चुका था, जहाँ वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ये सब कहती वो फिर से यहाँ पर अपने क्रिस्टल स्पाइक्स को समन करते हुए इन दोनों पर हमले करने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन मिस लूली से कहता है कि तुम स्पिरिट क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने हैं, तब तक मैं इसे अपने साथ उलझा कर रखने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर मिस लूली बिल्कुल ऐसे ही करती है, वो वहाँ पर मौजूद स्पिरिट क्रिस्टल को तेजी के साथ इकट्ठा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मुचिन भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट किंग बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। मगर जैसे ही उस बीस्ट की नजर मिस लूली पर पड़ी कि वो उसके स्पिरिट क्रिस्टल्स ले रही है, तो वो गुस्से के साथ दोबारा से उसी की तरफ बढ़ चला, जहां वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जो देखकर तो मुचिन बीच में कूदते हुए यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को मिस लूली से दूर कर देता है और वो उसे दोबारा अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर करने लगा, ताकि वो मिस लूली को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए दे सके। पर इस फाइट की वजह से हम देखते हैं कि मुचिन थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर मिस लूली फिर से मुचिन के आ गई और वो मुचिन के साथ सीरियस होकर स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला करने वाली है, जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक के साथ फौरन उस स्पिरिट किंग बीस्ट को तोड़ देते हैं। जो करते ही मुचिन में स्लोली से कहता है कि अब जल्दी से यहाँ के स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करो, और ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए शुरू हो गए थे। मगर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट यहाँ के स्पिरिट क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद को दोबारा से ठीक करने लगा था, जो देखकर तो मुचिन में परेशान होते हुए कहता है कि इसके पास तो रिकवरी पावर्स है। मिस लूली भी उसकी ये बात सुनकर
देखकर कहती है कि हमने काफी क्रिस्टल्स हासिल कर लिए, हमारा काम हो चुका, अब हमें यहाँ से भागना होगा। मुचेन भी उसकी बात से एग्री करता था और ये दोनों उस केव से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, मगर हम देखते हैं कि अब तो स्पिरिट बीस्ट किंग के गुस्से का पारा हाई हो चुका था, जो कि इन दोनों को अब जिंदा जाने नहीं देना चाहता। हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बीस्ट किंग तीसी के साथ मूव करते हुए फिर से मुचेन की साइड पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने स्पाइक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक्स करना शुरू कर चुका और साथ ही साथ उन अटैक के धुएं का इस्तेमाल करते हुए फिर से मिस लोली के सामने आ जाता है, जहाँ पर इससे पहले कि वो मिस लोली को इंजर्ड कर पाता तभी अचानक मुचेन मिस लोली को बचाने के लिए फिर से उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो पावरफुल अटैक यहाँ मुचेन को हिट कर गया और इसकी वजह से उस केव में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि पूरे के पूरे हंटिंग बैटल ग्राउंड में सुनाई दिया, जो कि ब्रदर ली जुआनटोंग और ब्रदर कैंगशिंग ने भी सुन लिया था और वो जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। पीछे की तरफ केव में हम देखते हैं कि मुचेन उस लास्ट अटैक से बच गया था, जहाँ पर वो मिस लोली से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, ये स्पिरिट किंग बीस्ट हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, जिस पर मिस लोली कहती है फिर तो हम दोनों को मिलकर इसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, अब चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तो हमें ये करना होगा, जिस पर मुचेन भी एग्री हो गया था और हम देखते हैं कि ये दोनों तीसी से पीछे की तरफ पलटते हुए स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला करने लगे, जहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक कमाल की आइकॉनिक फाइट हो रही थी। ये फाइट काफी ज्यादा फास्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन और मिस लोली दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे। मुचेन मिस लोली को मरने से बचा रहा था और मिस लोली यहाँ पर मुचेन को अटैक से हिट होने से बचा रही थी। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। मुचेन ये सब देखकर गुस्से में आ गया और वो फौरन से अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट किंग बीस्ट को हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है। जो सब करते हैं हम देखते हैं कि मुचेन फौरन से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिट सील्स बनाना शुरू कर देता है। मिस लोली उसे देखते हुए समझ गई थी कि मुचेन यकीनन डीमन लोटस स्पिरिट स्लाइंग फॉर्मेशन बना रहा होगा, इसलिए मिस लोली का काम था कि वो यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट किंग को अपने साथ उलझा कर रखे ताकि मुचेन को टाइम मिल सके, साथ ही साथ उसे मुचेन को प्रोटेक्ट भी करना होगा। ये सब जब चल रहा था तभी अचानक वहाँ पर ली जुआनटोंग और ब्रदर कैंगशिंग भी पहुंच गया था, जहाँ पर ली जुआनटोंग तो मिस लोली को मुश्किल में देखकर परेशान होते उसकी मदद करने के लिए आगे की तरफ जाने लगा, लेकिन ब्रदर कैंगशिंग उससे बीच में आने से मना करता है कि कहीं मुचेन और मिस लोली डिस्टर्ब ना हो जाए, उन्हें अपना काम करने दो, क्योंकि ब्रदर कैंगशिंग को मुचेन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीच चुके मिस लोली के साथ फाइट कर रहा था, अचानक से उसकी नजर मुचेन पर पड़ गई, जिसे देखकर उससे समझ आ गया कि मुचेन मेरे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए हम देखते हैं कि वो मुचेन को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मिस लोली उसके पहले हमले को ब्लॉक करने के लिए तो अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर दिया, मगर हम देखते हैं कि उसका सेकंड अटैक अभी यहाँ पर मुचेन को हिट करने वाला था, जो देखकर तो मिस लोली मुचेन का नाम जोरो के साथ चिल्लाती है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन ने वहाँ पर फौरन से इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें एक ही झटके में वहाँ पर कई सारे छोटे फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो चुके थे और वो सारे के सारे स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला कर देते हैं। इन इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस को देखकर तो मिस लोली भी सरप्राइज हो गई थी और दोस्तों मुझे लगता है कि पिछली बार मुचेन को जो एक ऑक्शन के अंदर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल मिला था, मुचेन यकीनन उस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल का राज समझ चुका है, इसी वजह से मुचेन यहाँ पर इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस क्रिएट कर पाया, जिससे मुचेन की जान तो बच गई थी, लेकिन वो स्पिरिट किंग बीस्ट गुस्से से लाल हो गया और वो अपना सबसे ज्यादा टेरिफाइंग अटैक यहाँ पर रेडी करना शुरू कर देता है, जिसका निशाना मुचेन था। ये देखकर मिस लोली फौरन से मुचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लोली ने अपने लुवर सोर्ड आर्ट के फर्स्ट फॉर्म लुवर रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला बोल दिया, जिस पर दूसरी तरफ स्पिरिट किंग बीस्ट भी मिस लोली पर हमला बोल देता है और यहाँ पर इन दोनों के अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए, जहाँ पर धीरे धीरे करके उस बीस्ट का अटैक मिस लोली के अटैक पर भारी पड़ रहा है, मगर तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मुचेन का आखिरकार फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। वो अपनी डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो ब्रदर ली जुआनटोंग कहने लगा कि क्या ये एक लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, जिस पर ब्रदर कैंगशिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये एक लेवल 5 की फॉर्मेशन है, और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मुचेन ने सिर्फ एक ही चुटकी मारी और हम देखते हैं कि वो डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन 1 से कन्वर्ट होकर 2 में बदल गया, यानी कि मुचेन एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लोली खतरे में थी, इसलिए हम देखते हैं कि मुचेन ने फौरन से अपनी स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन के दोनों ही फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट किंग पर हमला कर दिया, जिसके साथ मिस लोली का लुवर रिवर टेक्निक भी कंबाइन हो चुका था, जिसकी वजह से ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी और ये सीधा जाकर उस स्पिरिट किंग बीस्ट से टकरा जाती है। इस अटैक का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। ब्रदर कैंगशिंग ये सब देखते हुए ली जुआनटोंग से कहता है कि लगता है कि फाइनल राउंड में मुचेन हमारा साथ दे सकता है, उसने इतनी जल्दी लेवल 5 की फॉर्मेशन को बना लिया, और लेवल 5 की फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके सामने तो हेवनली कंपटीशन स्टेज के पीक लेवल का कल्टिवेटर भी नहीं टिक पाता और हम देखते हैं कि वो बीस्ट हारा गया। दूर से हम देखते हैं कि पेनल्टी हाल के वो 3 गार्डियन भी ये ऑरा महसूस कर पा रहे थे और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है कि इस बार के चैलेंजर्स काफी सारे इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस सोलिंगर से शुरू होती है, जिससे मालूम हो चुका था कि मुचेन स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच चुका था। वो ये देखकर खुश होते हुए फौरन से अपनी बड़ी बहन सुजुआन के पास आते हुए कहती है कि सिस्टर आखिर अब आप कैसी हो, जिस पर मिस सुजुआन जवाब देते हुए कहती है कि
अब मेरी इंजरीज बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ मिस सूलिंगर उसे बताती है कि देखो अब आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुचेन भी टॉप 3 में पहुंच चुका है। जो सुनकर तो मिस सुजुआन भी काफी खुश हो गई थी। उसे उम्मीद मिल चुकी थी कि अब मुचेन की मदद से हम लोग स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट को हासिल कर सकते हैं, जिस पर मिस सूलिंगर भी कहने लगी कि हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मुचेन और बाकी दोनों ने मिलकर यहाँ पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स को हरा दिया। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स को भी इस बारे में मालूम हो चुका था कि मुचेन ने 3rd पोजीशन हासिल कर ली है, जिसका मतलब कि वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाइड था और वो ये जानकर काफी जरा खुश दिखाई दे रहे थे। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मिस रैन भी यहाँ पर ब्रदर कैंगशेंग को याद करते हुए कह रही थी कि बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस उसी केव में आ जाता है, जहाँ पर मुचेन और मिस लोली ने मिलकर एक स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मारा था। जहाँ पर ब्रदर कैंगशेंग मुचेन के पास आकर सबसे पहले तो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, क्योंकि मुचेन ने स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मारकर पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स के साथ फाइट करने के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया था। फिर तभी अचानक वहाँ पर मौजूद ली जुआनटोंग यहाँ पर मुचेन से कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में, सिर्फ तुम दोनों से, तो चलो मेरे साथ आओ। जो सुनकर ब्रदर कैंगशेंग और मुचेन उसके पीछे बाहर की तरफ चले गए थे। जहाँ बाहर आने के बाद ब्रदर कैंगशेंग मुचेन को बता रहा था कि मुचेन बेशक तुम फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई तो कर चुके हो और तुम्हारा मुकाबला पेनल्टी हाल के 3 चैनल्स के साथ होगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तीनों नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के इलाइट वॉरियर्स है। जो बोलते हुए वो उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए सबसे पहले ब्रदर गु टियानियन के बारे में बताता है, जो कि फर्स्ट जनरल था और वो हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के अर्ली लेवल का कल्टिवेटर है। लेकिन पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में गु टियानियन को एक बैटल मैनियक के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे लड़ना काफी सारा पसंद था। उसके पास हेवनली फ्लेम डिवाइन आर्ट है, जो टेक्निक उसे काफी सारा खतरनाक बना देती है। इसके बाद वो सेकंड जनरल के बारे में बताने लगा, जिसका नाम है ब्रदर किंग शेंग, जिसके पास ग्रेट 1000 वर्ड की एक बहुत ही सारा रेयर इनविंसिबल डिवाइन आर्ट टेक्निक है। वो भी हेवनली कंप्लीटेशन के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर था, लेकिन आज तक हिस्ट्री में कोई भी उसके सेम लेवल का कल्टिवेटर उसे नहीं हरा पाया। और आखिर में आता है इन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर सीनियर लिन ज़ेंग, जो कि हेवनली कंप्लीटेशन के मिड स्टेज का कल्टिवेटर है और एक टाइम पर वो हेवनली रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 जीनियस हुआ करता था। ये सब बताने के बाद ब्रदर कैंगशेंग ली जुआनटोंग की तरफ देखते हुए मुचेन को कहता है कि हम दोनों मिलकर भी बहुत ही मुश्किल के साथ शायद इन तीनों का मुकाबला कर पाए, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा कल्टिवेशन हम दोनों से काफी जरा लो है, इसलिए तुम तो उनके सामने टिक नहीं पाओगे। वैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन ना करते, लेकिन तुम जानते हो कि इस बार का स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल करना हमारी एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी स्पिरिचुअल एकेडमी इस कंपटीशन आने वाला है और उसमें हमारी एकेडमी को अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए हमारे डिसाइपल्स को ताकतवर होना जरूरी है। ये सारी बातें सुनकर मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर कैंगशेंग आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन ब्रदर ली जुआनटोंग को मुचेन पर भरोसा नहीं था। वो कहता है कि इस वक्त हम पर काफी प्रेशर है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ये पोजीशन सुजुआन को दे देनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी एक फ्रेशमैन हो, तुम्हारी कल्टिवेशन काफी जरा कम है और इस तरह अपनी पोजीशन को अपनी मर्जी से छोड़ना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। जो सुनकर तो दूसरी तरफ मुचेन मना करते हुए कहता है कि ब्रदर याओ एक गद्दार था, जिसे जी जुआन ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो मुझे जान से मरवा सके, क्योंकि जी जुआन और मेरे दरमियान स्पिरिचुअल रोड में दुश्मनी आ चुकी थी। मैं स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन में उसका इंतजार करूंगा ताकि मैं उसके साथ अपना सारा हिसाब चुकता कर सकूं, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इस फाइनल बैटल को मैं अपनी पूरी जान लगाकर लड़ूंगा अपने लिए और इस एकेडमी के लिए। ब्रदर कैंगशेंग भी मुचेन से एग्री करता था, इसलिए वो ली जुआनटोंग को समझाते हुए कहता है कि मुचेन ने ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म किया ब्रदर याओ को हराने में और स्पिरिट किंग बीस्ट को हराने में, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मुचेन को मौका देना चाहिए, जिस पर ली जुआनटोंग के पास भी कहने के लिए कोई जवाब नहीं रहता। इसके बाद ब्रदर कैंगशेंग यहाँ पर मुचेन से कुछ जरूरी बात करने लगा, लेकिन वो क्या बात है फिलहाल हमें नहीं बताई जाती। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और हम देखते हैं कि मुचेन पीछे अकेले ही बैठकर अपनी थंडर बॉडी कल्टिवेशन शुरू कर देता है। इसी तरह काफी देर तक कल्टिवेशन करने के बाद मिस लोली यहाँ मुचेन के पास आ गई थी और वो मुचेन से कहती है कि अगर तुम्हारी कल्टिवेशन हो गई हो तो तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो, यहीं पर पास में एक स्टूडेंट कैंप लगा है, क्यों ना हम उस स्टूडेंट कैंप जाकर एक वॉक कर आए। जिस पर तो मुचेन भी एग्री हो गया था, क्योंकि कई दिन हो गए वो मिस लोली के साथ वॉक करने के लिए नहीं गया। और ये दोनों इसी तरह चलते चलते उस कैंप में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स लगाए हुए थे ताकि उन्हें स्पिरिट क्रिस्टल्स मिल सके। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, आप स्पिरिट क्रिस्टल या फिर स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की चीजें खरीद सकते हो। इससे दोनों ही पार्टीज को फायदा होगा। जब तक फाइनल राउंड शुरू नहीं हो जाता तब तक वैसे भी इन लोगों के पास टाइम है। हम देखते हैं कि मिस लोली और मुचेन भी यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस लोली मुचेन से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कंधों पर इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि
तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि तुमने स्पिरिचुअल रोड के एम्पावरमेंट को भी मिस कर दिया था। मैं तुम्हारे कामयाब होने के लिए दुआ करूंगी। यहाँ पर जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ के बाकी के डिसाइपल्स की नजर भी मुचेन पर पड़ गई, जो कि इस वक्त यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की तरह था, क्योंकि सब लोगों की उम्मीदें मुचेन से ही लगी हुई है। अगर मुचेन और बाकी के 2 वॉरियर्स ने मिलकर 3 चैनल्स को हरा दिया, तभी इनको स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलेगी, वरना इन सब स्टूडेंट्स की मेहनत जाया हो जाएगी। कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुचेन उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस फाइनल राउंड को जीतने के लिए अपनी पूरी चाल लगा दूंगा। ये सब कहते हुए वापस से मिस लोली के पास भी आकर उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस वक्त मुझसे बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है, लेकिन अगर ये जीत सिर्फ तुम्हारे लिए भी होती, तभी मैं हर हाल में इस फाइनल बैटल को तुम्हारे लिए जीत कर ही रहता। जो सुनकर तो मिस लोली को भी काफी अच्छा लगा, लेकिन अचानक उसकी बॉडी के अंदर मौजूद लुवो सोर्ड ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो आसपास किसी एनर्जी को डिटेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मिस लोली उस एनर्जी सोर्स को यहाँ वहाँ देखने लगती है। मुचेन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मिस लोली कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो वही पास में मौजूद एक स्टॉल की तरफ बढ़ने लगी, जिसके ऊपर कई सारे क्रिस्टल्स पड़े हुए थे, और उनमें से एक क्रिस्टल यहाँ मिस लोली को देखकर चमक रहा था। दूसरी तरफ स्टॉल का ओनर तो यहाँ पर मुचेन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि देखो, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन मुचेन है। यहाँ पर मुचेन तुम्हें काफी कमाल की चीजें मिलेगी, देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें यहाँ पर पसंद आए, जो कि तुम्हें 3 चैनल्स को हराने में मदद करे, तुम वो ले सकते हो। हम देखते हैं कि मिस लोली ने यहाँ पर वो क्रिस्टल उठा लिया था, जो देखकर तो वो डिसाइपल फौरन से मिस लोली के पास आते हुए कहता है कि ये स्टोन ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, आपकी नजर तो कमाल की है जो आपने स्टोन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज को डिटेक्ट कर लिया। ये स्टोन एंशिएंट टाइम का है, जिसे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऑब्टेन किया था। असल में वो ये सारी बातें बस सिर्फ अपने से कह रहा है, ताकि वो स्टोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा लगा सके। मुचेन भी जानता रहा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि स्टोन की कीमत क्या है, क्योंकि उस डिसाइपल ने देख लिया था कि मिस लोली मुचेन की गर्लफ्रेंड है, तो उसे लग रहा था कि इसके पास तो बहुत सारा स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स होंगे, इसलिए वो बहुत बड़ी कीमत लगाते हुए कहता है कि इसकी सिर्फ 2 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स। मुचेन तो 2 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स का सुनते ही मिस लोली से कहता है कि चलो हम कहीं और जाकर देखते हैं, और ये कहती वो लिवली को लेकर वहां से जाने लगा। जिन इस तरह से जाता हुआ देखकर वो डिसाइपल फौरन से अपने रेट को बदलते हुए कहता है कि अच्छा 1 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स दे दो, अच्छा आधा मिलियन वैल्यू पॉइंट्स दे दो, अच्छा 2 लाख वैल्यू पॉइंट्स दे दो, प्लीज ये मेरी आखिरी वैल्यू है, मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। और ये कहते उसने मुचेन के पैर पकड़ लिए थे, पर ये कीमत अभी भी काफी ज्यादा थी। वहां पर मुझे जितने भी डिसाइपल्स थे वो उसे डांटते हुए कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुमने दिन दिहाड़े लूट मचा रखी है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम मुचेन से इतनी सारा कीमत कैसे ले सकते हो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन इसके लिए एग्री हो चुका था। बेशक ये स्टोन अभी भी काफी ज्यादा महंगा है, एटलीस्ट सब लोगों को तो यही लग रहा था, हालांकि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती था, पर फिर भी मुचेन इसे मिस लोली के लिए खरीद लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस लोली और मुचेन दोनों अकेले एक खूबसूरत जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस लोली मुचेन से कह रही थी कि तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि ये स्टोन क्या है, फिर भी तुमने इसे मेरे लिए 2 लाख वैल्यू पॉइंट्स का खरीद लिया। जिस पर मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे लगा कि तुम्हें ये स्टोन चाहिए, बेशक मैं उसकी मनमर्जी की कीमत तो उसे नहीं दे सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। जिस पर मिस लोली जवाब देते हुए कहती है कि 2 लाख स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स का भी ये स्टोन ज्यादा महंगा नहीं, बल्कि ये इसकी एक सही कीमत है, इसे डिवाइन फोर्जिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पास लुवो डिवाइन सोर्ड है, जिस पर ग्रैंडपा ने 3 सील्स के लेयर लगाए हुए हैं। मैं इस डिवाइन फोर्जिंग सील का इस्तेमाल करते उसके पहले सील को ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, जिससे मेरी लुवो डिवाइन सोर्ड की असली ताकत अनलीश होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उन सील्स को ब्रेक थ्रू करके ऊपर जाऊंगी, वैसे वैसे मेरे लुवो गॉड क्लान वापस जाने का समय भी नजदीक आता जाएगा, ताकि मैं वहां पर जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकूं। जो सब बोलते हुए मिस लोली काफी जरा उदास हो चुकी थी। मुचेन फौरन उसे हाथ से पकड़ते हुए गले लगाकर कहता है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुमसे अलग नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारी फैमिली का जितना भी बर्डन है वो मिलकर मैं तुम्हारे साथ उठाऊंगा। बल्कि मैं खुद को जो इतना सारा ताकतवर कर रहा हूँ उसका भी सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जो सब सुनकर मिस लोली को भी काफी जरा अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो मुचेन से कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि मुचेन भी मुस्कुराते उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करने लगा। जिस पिंकी प्रॉमिस के बाद हम देखते हैं कि मिस लोली ने अपनी लुवो डिवाइन सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया। साथ ही साथ वो खुद से सवाल भी कर रही थी कि क्या मैं अपने लुवो गॉड क्लैन की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल भी हूँ। ये सब बोलते हुए उसकी सोल यहाँ पर लुवो डिवाइन सोर्ड के अंदर आ चुकी थी, जहाँ उसे अपने सामने कुछ सीढ़ियां और साथ ही साथ एक सील बैरियर दिखाई देता है, जो कि लुवो डिवाइन सोर्ड का पहला सील था और मिस लोली उसे तोड़ना चाहती थी। मिस लोली ने धीरे धीरे करके वो सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दी। उसकी बॉडी पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे चढ़ते हुए उस सील के सामने आ जाती है। जिस सील के सामने आती है मिस लोली ने फौरन अपने पास से वही डिवाइन फोर्जिंग स्टोन बाहर निकाल लिया, जिसे अपने हाथ में बाहर की तरफ निकालती मिस
लोली फर्नेस से जंप करते उसका इस्तेमाल करके सील को ब्रेक करना शुरू कर चुकी। जिस टकराव की वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। मिस लोली को इस दौरान मुचिन याद आ रहा था, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। वो यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाने लगी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि इन सारी सील्स को ब्रेक करने के बाद ही मैं लुओ गॉड क्लैन के काबिल हो सकती हूँ और मुझे अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही होगा। जो सब बोलते हुए वो चिल्लाकर अपना पूरा जोर लगाती है और इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस लोली यहाँ पर अपने लुओ डिवाइन सोर्ड के पहले सील को ब्रेक करने में कामयाब हो पाई। जिस पहले सील के ब्रेक होने की वजह से हम देखते हैं कि मिस लोली के सोर्ड में काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स आ चुकी थी। साथ ही साथ ऊपर की तरफ कुछ और सीढ़ियां भी बन चुकी थी, जिसके सामने हमें दूसरा सील दिखाई दे रहा था। मिस लोली को भी ये देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मुचिन जो कि मिस लोली के पास ही खड़ा था, अचानक वो महसूस करता है कि मिस लोली के लुओ डिवाइन सोर्ड के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हुई। जो देखकर मुचिन मिस लोली से कहता है कि सिर्फ एक सील को ब्रेक करने से ही तुम्हारे लुओ डिवाइन सोर्ड के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लुओ डिवाइन सोर्ड अपने फुल स्ट्रेंथ पर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर मिस लोली बताती है कि लुओ डिवाइन सोर्ड हमारे लुओ गॉड क्लैन का एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है। जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि असल में तुम भी काफी ज्यादा खास हो, इसी वजह से ये तलवार भी खास हो जाती है। वैसे अब क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद जो कर रहा हूँ। जो सुनकर मिस लोली यहाँ पर मुचिन के होंठों पर एक किस करते हुए वहाँ से भागने लगी थी। पर इतनी छोटी किस से मुचिन का काम नहीं चलने वाला था। वो फौरन से मिस लोली का हाथ पकड़ते उसे धकेलते हुए यहाँ एक दरख्त के पास ले आता है, जहाँ पर ये दोनों ही मदहोश हो चुके थे। मुचिन और मिस लोली दोनों ही धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद करने लगे। साथ ही मुचिन ने अपने हाथ से यहाँ मिस लोली की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। जो सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इसी तरह ये रात काफी अच्छी गुजर जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस बैटल हंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला था, जिसे देखने के लिए सब लोग ही एक्साइटेड है। हम देखते हैं कि 3 चैनल्स के सामने ये तीनों आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ सीनियर लिनसेंग तो यहाँ पर कैंगशेंग को देखते हुए कह रहा था कि कैंगशेंग तुमसे मिले काफी अरसा हो गया। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग जवाब देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग पास में कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार वो फाइट ड्रा ही होती रही। अगर आपने अपनी मर्जी से हेवनली रैंकिंग को छोड़ा ना होता ताकि आप पेनल्टी हॉल को ज्वाइन कर सको, तो कभी भी मैं शायद हेवनली रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 पर ना पाता। जिस पर ब्रदर लिनसेंग मुस्कुराते हुए कहता है, फिर मुझे आज के दिन दिखा दो कि तुमने खुद को कितना इंप्रूव किया है। दूसरी तरफ ब्रदर गोटियान भी यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे एकेडमी के डिसाइपल्स ताकतवर हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये हमारी ड्यूटीज है और हमें तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होगी। हम तुम पर रहम नहीं कर सकते। जो जब ये सारी बातें कर रहा था, तभी ब्रदर कैंगशेंग यहाँ मुचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा ओपिनियन होगा, यानी कि मुचिन को गोटियानियन का मुकाबला करना है। ली जुआनटोंग भी यहाँ पर सामने की तरफ आते हुए कह रहा था कि हमें भी एक अच्छी फाइट करनी है, फ्री में मिली हुई जीत मुझे भी पसंद नहीं। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग सामने की तरफ आते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम ली जुआनटोंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग कहता है कि हमने भी आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि आपके सेम लेवल का कोई भी कल्टिवेटर आज तक आपको हरा नहीं पाया। आपकी इनविंसिबल डिवाइन आर्ट वाकई में कमाल की है, तो क्या आज के दिन आप ली जुआनटोंग के साथ फाइट करना चाहोगे? जिस पर ब्रदर कैंगशेंग सामने की तरफ जंप करते हुए अरीना में आकर ली जुआनटोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, तुम मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर अगले 10 मूव के अंदर तुमने मुझ पर सिर्फ एक भी अटैक चल दिया जो मुझे हिट कर जाए, तो तुम ऑटोमेटिकली विनर हो जाओगे। जिस पर ली जुआनटोंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। ये कहते वो अपनी तलवार निकालकर ब्रदर कैंगशेंग से कहता है कि मुझे अपने असली स्किल्स दिखाओ, लेकिन ब्रदर कैंगशेंग तो अभी भी उसकी टांग खींच रहा था, जहाँ उससे कह रहा था कि तुम मुझ पर आखिर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है। जिस पर ली जुआनटोंग अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्रदर कैंगशेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रदर कैंगशेंग तो क्लोज में डिवाइड होते हुए यहाँ उसके अटैक्स को आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था। इस तरह से टोटल 3 अटैक हो चुके थे, लेकिन कोई भी अटैक ब्रदर कैंगशेंग को हिट नहीं करा। इसलिए वो ली जुआनटोंग से कहने लगा कि तुम्हारे पास बस सिर्फ 7 स्ट्राइक्स बचे हैं। ये सुनकर ली जुआनटोंग ब्रदर कैंगशेंग से कहने लगा, फिर तो मुझे ऑल आउट जाना होगा, क्या तुम मुझे रोक भी पाओगे? जिस पर ब्रदर कैंगशेंग भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम मुझसे जीत तो नहीं सकते। ये कहती वो फौरन से अपनी फ्लूट को बाहर की तरफ निकालते उसे बचाने लगा, जो कि उसकी इनविंसिबल डिवाइन आर्ट टेक्निक थी। हम देखते हैं कि उसकी फ्लूट की आवाज चारों तरफ फैलने लगी। ली जुआनटोंग भी उसके हद में आ चुका था, जिसकी वजह से तो ली जुआनटोंग का सर चकराने लगा था। उसे अजीब अजीब तरह के इल्यूशंस दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कि वो एक अजीब सी दुनिया में गिर चुका हो। बाहर की तरफ ब्रदर कैंगशेंग को भी फिक्र हो रही थी। वो मुचिन से कहने लगा कि ये 10 स्ट्राइक में हराने वाला काम, इस रूल से तो ब्रदर कैंगशेंग को ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने ओपिनियन को खुद के एंडलेस सोल्यूशन के अंदर फंसा लेता है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होते। ली जुआनटोंग अपने दिमाग पर काबू रखते उसे अगले 10 स्ट्राइक्स में से एक भी हिट नहीं कर पाया, तो हम इस पहले राउंड को हार जाएंगे। दूसरी तरफ यही इस खत्म ना होने वाले इल्यूशन
सिचुएशंस के अंदर हम देखते हैं कि ब्रदर किंग शिंग तो धीरे धीरे करके ली जुआनटोंग पर भारी पड़ रहा है। ब्रदर किंग शिंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले ली जुआनटोंग के विजन को से छीन लेता है, जिसकी वजह से ली जुआनटोंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बस सिर्फ उसे अपने कानों और महसूस करने की ताकत पर ही डिपेंड होने लगा, जहां वो ब्रदर किंग शिंग के क्लोज के अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो ब्रदर किंग शिंग से कहने लगा कि मेरे विजन को छीन कर तुमने उल्टा मुझ पर एहसान ही किया है, क्योंकि मैं अब अपनी तलवार पर और अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता हूँ। और ये बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि ली जुआनटोंग ब्रदर किंग शिंग के हर एक हमले को डॉज कर पा रहा है, जिस पर ब्रदर किंग शिंग भी इंप्रेस होते हुए कहता है कि अब तुम्हारे बाकी के सेंसेस की बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लूट को बजाने लगा, जिससे ली जुआनटोंग का सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ब्रदर किंग शिंग को डिटेक्ट करके तीसरे से उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन बीच हवा में अचानक से ब्रदर किंग शिंग ने महसूस किया कि उसके दो और सेंसेस गायब हो गए, यानी कि अब वो कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। अब बस सिर्फ उससे महसूस करके ही अटैक्स को डॉज करना पड़ रहा है। किंग शिंग को तो पूरा यकीन हो गया था कि वो इस फाइट को जीत चुका। हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपनी फ्लूट को बजाते हुए यहाँ पर ब्रदर ली जुआनटोंग के सेंस ऑफ टच को भी उससे छीन लेता है। अपने सारे सेंसेस को खोने की वजह से ली जुआनटोंग तो फाइट करने के काबिल नहीं बचा था और वो नीचे की तरफ गिरने लगा, जहाँ ब्रदर किंग शिंग भी फन से उसके पास आते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम्हारे पास तुम्हारे सेंसेस नहीं है तो मेरा फाइनल अटैक करने का समय आ गया ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये कहते ही वो अपनी तलवार से अभी यहाँ ब्रदर ली जुआनटोंग पर हमला करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ली जुआनटोंग ने उसके हमले को डॉज कर लिया और वो उसके पीछे आ चुका, जो देखकर तो ब्रदर किंग शिंग सरप्राइज रह जाता और वो ली जुआनटोंग पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अटैक्स ली जुआनटोंग तीसी के साथ डॉज कर रहा है। जहाँ पर हमें जानने को मिला कि असल में ली जुआनटोंग किंग शिंग के इल्यूजन में नहीं बल्कि ब्रदर किंग शिंग ही ली जुआनटोंग के इल्यूजन में फंसा हुआ है। ब्रदर ली जुआनटोंग ने पहले ही अपनी टियानसुन 5 एलिमेंटल इल्यूजन डिवाइन आर्ट टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ ब्रदर किंग शिंग को हराते हुए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है। होश में आते हुए ब्रदर किंग शिंग भी ये देखकर इंप्रेस होते हुए कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं, चलो मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। जिस पर ब्रदर ली जुआनटोंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप काफी अच्छे हो, आपके साथ मुकाबला करके मुझे कई नई चीजें सीखने को मिली। दूसरी तरफ एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल्स भी यहाँ पर ली जुआनटोंग को जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे चीयर कर रहे थे। इसके बाद अगली बारी सीनियर लिनसेंग और ब्रदर कैंग शेंग की थी, जो कि आपस में फाइट करने के लिए सामने की तरफ आ गए थे और ब्रदर लिनसेंग कह रहा था कि जब से मैंने पेनल्टी हॉल को ज्वाइन किया है तुम्हारे साथ बैटल्स को तो मैं मिस कर रहा था। जिस पर ब्रदर कैंग शेंग भी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारी तलवारों की धार अभी भी उतनी ही ज्यादा तेज है। ये पेनल्टी हॉल में जाने के बाद तुम्हें जंग लग गया। जिस पर लिनसेंग फौरन से अपनी तलवारों को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि आकर खुद ट्राई कर लो। वैसे तुम्हारा स्पीयर कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनकर ब्रदर कैंग शिंग काफी कूल तरीके से अपना हाथ हवा में उठाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका स्पीयर काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ब्रदर कैंग शिंग के हाथ में आ गया और यहाँ इसी के साथ इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ ये दोनों ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए काफी सारा फास्ट क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे। जहाँ ब्रदर लिनसेंग कैंग शिंग से कह रहा था कि तुम्हारी स्पीड तो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारी ताकत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ये कहते वो एक पावरफुल स्लैश अटैक के साथ उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है। दूसरी तरफ मुचेन भी ये सब देखते हुए कह रहा था कि ये दोनों ही नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं। इन दोनों से मैंने इसी तरह की फाइट की उम्मीद की थी। जबकि लिनसेंग तो यहाँ पर ब्रदर कैंग शिंग को हिट करने के बाद कह रहा था कि चलो भी अब हार मत जाना, इतनी आसानी के साथ अगर मैं जीत गया तो मुझे मजा नहीं आएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर कैंग शिंग धुएं से बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ और न मैं हारूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बैटल जीतना काफी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक बैटल होना शुरू हो गई, जहां इस बार फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर कैंग शिंग लिनसेंग पर भारी पड़ने लगा और वो अपने एक पावरफुल फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनसेंग को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। जिस पर तो लिनसेंग भी इंप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के की फिस्ट टेक्निक पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, जिसका मतलब कि क्लोज कॉम्बैट का कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे दूर से इस पर हमले करने होंगे। और ये कहते हुए अपनी तलवार को तीसी के साथ घुमाते हुए कैंग शिंग की तरफ बेचने लगा, जिसे कैंग शिंग जंप करते हुए डॉज कर लेता है। मगर हम देखते हैं कि लिनसेंग भी इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से कैंग शिंग के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रदर लिनसेंग ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो अपनी तलवारों को कैंग शिंग के पीछे लगा देता है, जिसके साथ जब वो उल्टा होता तो पीछे से लिनसेंग उस पर हमला कर देता। यहाँ पर ब्रदर कैंग शिंग नीचे की तरफ आते हुए अपने मन में कह रहा था कि सीनियर लिनसेंग मुझसे दूरी बनाकर रख रहा है, मुझे उसे अपने पास लाना होगा, तभी मैं उसे हरा सकता हूँ। और यही सब सोचते हुए इस बार ब्रदर कैंग शिंग तीसी के साथ बढ़ते हुए लिनसेंग का हाथ पकड़ चुका, जो देखकर तो दूसरी तरफ ब्रदर
ब्रदर लिनसिंग यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर कैंगशेंग का हाथ काटने वाला था, लेकिन ब्रदर कैंगशेंग भी दूसरी तरफ पूरी तरीके से तैयार था। वो चुपके से अपने स्पेयर को ब्रदर लिनसिंग के पीछे ले आता है, जो कि उसकी गर्दन पर तन चुका था, यानी कि अगर ब्रदर लिनसिंग जरा सी भी हरकत करेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी। जो देखकर तो ब्रदर लिनसिंग काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो कैंगशेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग काफी बेहतरीन हो चुकी है, तुमने ये सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग उसका शुक्रिया अदा करने लगा और साथ ही वो कहता है कि आपके अटैक से मैं इंजर्ड हो सकता था, लेकिन मुझे जीतने के लिए ये करना पड़ा। जिस पर ब्रदर लिनसिंग हंसते हुए कहता है कि तुम वाकई में नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के नंबर 1 डिसाइपल बनने के काबिल हो। बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ब्रदर कैंगशेंग की जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश होकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बस इन लोगों को सिर्फ एक और जीत की जरूरत थी, जो कि आखिरी बैटल यहाँ मुचेन को लड़नी है। और हम देखते हैं कि मुचेन धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ने लगा। ब्रदर कैंगशेंग उससे बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिस पर मुचेन भी काफी कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि बस अब तुम ये फाइट मुझ पर छोड़ दो। हालांकि मुचेन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन क्या वो इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों सीजन 2 के बाकी के एपिसोड भी मेरे इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये ग्रेट रूलर सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।